नमस्कार, टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय शिक्षक मित्रों, आज हम सब सी टेट मैथ पेडागोजी के 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज डे फर्स्ट है, आज से हम सब स्टार्ट करेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए मे बी 49 डेज़ या 50 डेज़ बचे हुए हैं। तो आज से हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के कवर करेंगे और ढेर सारी सूचनाओं को और उनसे संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे और अपनी सी टेट में अच्छे अंकों का प्रदर्शन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए बात करते हैं शिक्षक के शिक्षण के महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तो बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सूत्र याद कराना, अंक दिलाना, तार्किक सोच विकसित करना या रटंत बढ़ाना। तो दोस्तों, सूत्र याद दिलाना तो अच्छी बात है, अंक दिलाना इससे कोई मतलब नहीं होता, रटवाना गणित में तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर है आपका तार्किक सोच विकसित करना। अगर आप तार्किक सोच बच्चों में विकसित करा देते हैं तो वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और ढेर सारे क्वेश्चंस को वो आसानी से सीख जाते हैं करना। दूसरा क्वेश्चन है, गणित सीखने में छात्र सबसे अधिक सीखता है जब जब क्या भाई? जब आपको शिक्षक समझाता है या छात्र सक्रिय होता है या परीक्षा होती है या गृह कार्य मिलता है। तो दोस्तों, राइट आंसर है छात्र सक्रिय होता है। छात्र जब तक सक्रिय नहीं होगा आप किसी भी काम को छात्र से करवा नहीं सकते। यानी छात्र को सक्रिय होना किसी भी कार्य का होना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की अवधारणाएं किससे स्पष्ट होती हैं? गणित की अवधारणाएं या गणित की समझ किससे स्पष्ट हो सकती है? व्याख्यान विधि से, केवल लेक्चर दे दिया जाए तो हो जाए, या गणित गतिविधि आधारित शिक्षण से हो सकता है, या रटंत विधि से हो सकता है, या नोट्स बनवाकर हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें अगर गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए तो गणित की जो अवधारणाएं हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो आसानी से बच्चों में स्पष्ट हो जाती हैं और वो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, गणित में सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। गणित में सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए भाई? गणित में सीखने की प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित हो, परीक्षा केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, पुस्तक केंद्रित। पुस्तक केंद्रित तो हो ही नहीं सकता, केवल पुस्तकी ज्ञान संभव नहीं होता हर एक क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना। परीक्षा केंद्रित परीक्षा लेना आवश्यक है, लेकिन उसके पहले हम बाल केंद्रित की बात करें तो बाल केंद्रित अगर शिक्षण क्रियाएं की जाएं, बालकों के मन से शिक्षण क्रियाएं की जाएं तो बालक ज़्यादा उसमें सीखने का प्रयास करता है और बालक अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को आसानी से सीखने का प्रयास करता है और उसमें रुचि रखने लगता है और रुचि के अकॉर्डिंग, रुचि के द्वारा वो सीख जाता है जल्दी से। इसलिए इसका आंसर बाल केंद्रित होगा। कभी भी शिक्षण की बात किया जाए और केंद्रिति की बात की जाए, केंद्रित पूछा जाए, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन रहे तो बालक के प्रति अगर कोई बात की जाती है तो बाल केंद्रित या बालक के प्रति की जाने वाली जो शब्द होती हैं, ऑप्शन होते हैं, वो 100% सही होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गणित में डर का मुख्य कारण क्या है? गणित में मुख्य डर का मुख्य कारण दंड देना? नहीं भाई, दंड देना तो नहीं हो सकता। केवल कठिन विषय, ये भी नहीं हो सकता कि केवल कठिन विषय हो तो नहीं हो सकता। गलत शिक्षण विधि, ये भी केवल नहीं है। तो उपरोक्त सभी हो सकते हैं। डर क्यों लगेगा भाई? बहुत कठिन विषय होता है, कुछ लोगों को नहीं आता है तो उनको लगता है बहुत कठिन विषय है, और कठिन विषय के साथ साथ
अगर बच्चे को होमवर्क दिया गया है, होमवर्क नहीं कर पाता है, तो दंड की वजह से गणित की क्लास में आने और गणित को पढ़ने से वो डरने लगता है। गलत शिक्षण विधि भी हो, टीचर्स पढ़ाया जा रहा है, बट बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो पहले उनकी हम कैपेसिटी और उनकी जो सीखने की दक्षता है उसे समझेंगे। उसके साथ उसके बाद हम उन्हें उस रूल से, उस नियम से, उस लेवल से सिखाएंगे जहाँ पर वो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता हो या सीखने के लिए उसको प्रेरणा मिलती हो। तो गलत शिक्षण से हम किसी बच्चे को सिखा ही नहीं सकते। गलत सिखा दें या हम सिखाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको हम चेंज ना करें। तो गणित में हम ढेर सारे प्रोसेस को अपना सकते हैं, यानी खेल खेल में सिखा सकते हैं, उनके बेसिक से उठा करके उनको सिखाना। तो इसमें गणित का डर खत्म हो सकता है। तो गणित का धीरे धीरे हम उनको सिखाते जाएं, शुरुआत से स्टार्ट करें, तो बच्चों में जो गणित के डर हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित गणित में वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं? गणित में वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण, तो भ्रम बढ़ाना ये तो हो ही नहीं सकता। रुचि घटाना तो गड़बड़ है। अभी पीछे आपने पढ़ा कि रुचि नहीं होगा तो हम कैसे करते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों के। सिर्फ बाल केंद्रित की बात की गई। समझ बढ़ाने से, समय नष्ट करने से कुछ नहीं हो सकता भाई। ना तो वो सीखेगा और ना ही वो सीख सकता है कोई चीज़। दूसरी चीज़ है, समझ बढ़ाने से उनकी समझ बढ़ाया जाए, यानी उनकी बेसिक को उठाया जाए। जहाँ से वो डरना स्टार्ट किए हैं कि मैं गणित नहीं आता, टेबल से कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर से कर सकते हैं, बेसिक डिफिनीशंस और बेसिक फार्मूला से स्टार्ट कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग से स्टार्ट करके उनकी समझ बढ़ाते बढ़ाते हम उनको जब अग्रसर करेंगे तो उनको वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए चले जाएंगे। और उनको वास्तविक जीवन में क्या गणित का क्या महत्व है उसको बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है गति, सटीकता, समझ या स्मरण। तो गति ठीक है, लेकिन उसके पहले आपके पास सटीकता भी होनी चाहिए और उसके बाद उससे पहले आपको स्मरण शक्ति भी तेज होनी चाहिए। तो समझ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ है। अगर अभी आपने पढ़ा कि समझ बढ़ाते हैं, समझ बढ़ाने से उसके दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है वो गणित की वो समझ जाएगा। तो समझ बढ़ाने से गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। समझ बढ़ा करके हम गणित के शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं बच्चों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गणित में गणित की कक्षा में प्रश्न पूछना समय की बर्बादी, अनुशासनहीनता, सीखने का संकेत या कमजोरी। तो क्या हो सकता है? समय की बर्बादी ये तो नहीं हो सकता फिलहाल। अनुशासनहीनता हीनता ये तो कतई नहीं हो सकता। सीखने का संकेत देना, अगर गणित की कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है तो सीखने का संकेत दिया जा रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे सीखेंगे, क्यों सीखेंगे और सीखने की जो प्रक्रिया है किस तरह से आप उसको अपना सकते हैं। तो सीखने का जो संकेत है, गणित की कक्षा में प्रश्न पूछना सीखने का संकेत को प्रेरित करता है कि आप भी इस क्वेश्चन को सीखिए, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणा का विकास होता है। गणितीय अवधारणा का विकास होता है केवल सुनने से, केवल पढ़ने से, अनुभव से या रटन से। तो भाई इसमें केवल सुनने से तो गणित हो ही नहीं सकता, लेक्चर विधि तो होता नहीं है इसमें। पढ़ने से केवल रीडिंग मेथड तो होता नहीं है इसमें। इसमें कैलकुलेशन मेथड होता है, यानी आप जैसे उसमें प्रेरित होकर के आप लीन रहिए, उसको बार बार कैलकुलेट करिए। एक क्वेश्चन बार बार नहीं आया तो उसे बार बार करिए, टीचर से पूछिए। या रटने से भी तो नहीं हो सकता। तो अनुभव, आपका पिछले क्वेश्चन का अनुभव नेक्स्ट क्वेश्चन में काम देता है। प्रीवियस एक्सरसाइज, प्रीवियस चैप्टर जो आपको अगले आने वाले चैप्टर में काम देता है। तो इसलिए अनुभव बहुत ज़रूरी है, यानी पिछली कक्षा को
ध्यानपूर्वक पढ़ना और उनको सारे क्वेश्चन को समझ विकसित करके हम अनुभव जनरेट करते हैं और वो जा कर के हमें अगले क्वेश्चन में अगले टॉपिक में हमें काम देता है। गणित की त्रुटियां बताती हैं छात्र कमजोर है, शिक्षक गलत है, छात्र की सोच, पाठ कठिन है। पाठ कठिन तो हो ही नहीं सकता, गणित की त्रुटियां हो गई तो पाठ कठिन हो सकता है। शिक्षक गलत है, छात्र कमजोर है, नहीं, छात्र की सोच पर विकसित होता है। गणित की त्रुटियां अगर आई तो छात्र की सोच यानी उनके अंदर समझ विकसित नहीं हुआ रहा होगा, जिस वजह से उनको छात्र को उस क्वेश्चन को लगाने में कुछ न कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। जैसे मैथ की कैलकुलेशन हो गया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाना चाहिए, बट छात्र की सोच कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है कि इसमें हासिल कितना गया या इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले लेफ्ट का गुणा लेफ्ट वाले डिजिट्स के से गुणा किया जाता है, एडिशन किया जाता है, या राइट से किया जाता है। इन सब की सोच यानी उनकी समझ से विकसित हो सकता है। तो राइट आंसर इज सी, छात्र की सोच। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। गणित शिक्षक का शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए गणना क्षमता, समस्या समाधान, तार्किक चिंतन या उपरोक्त सभी। तो भाई देखिए, गणना क्षमता तो होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन मोस्ट है किसी भी टॉपिक में। कैलकुलेशन मैथ में तो कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन यानी गणित, गणना क्षमता आपका अच्छा होना चाहिए। समस्या का समाधान यानी आपका जो समझ विकसित हो जाएगा तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बात किया कि मल्टीप्लाई या जोड़ घटाना राइट साइड से किया जाता है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है, तो ये समझ आपके पास होना चाहिए, समस्या का समाधान आप कर सकते हैं तो हो जाएगा। तार्किक चिंतन, तो तार्किक चिंतन भी बहुत ज़रूरी है। गणित में तो तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है, तो गणित में तार्किक चिंतन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उपरोक्त सभी जो होंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त सभी क्वेश्चंस के जो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस क्या हैं, जरूरी हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन है, गणित में सीखना एक गणित में सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है या उबाऊ प्रक्रिया है। तो भाई इसमें शिक्षक साथियों, इसमें सक्रिय प्रक्रिया होता है। गणित में सीखना सक्रिय, जब तक छात्र सक्रिय होकर के काम नहीं करेगा, गणित में सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। गणित में आप सीख नहीं सकते, तो छात्र का सक्रिय होना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। न अगला क्वेश्चन है, गणित में गणित में सबसे पहले सूत्र, परिभाषा, उदाहरण और अनुभव। सब गणित पढ़ाने में सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले सूत्र सिखाना चाहिए, ये हो सकता है। हम लोग पहले सूत्र, परिभाषा और उदाहरण, तो सबसे पहले अनुभव उनकी देखी जानी चाहिए। अनुभव क्या है, यानी वो क्या क्या जानते हैं। अगर वो पिछली प्रीवियस यानी पिछली कक्षाओं को अच्छे से पढ़ा है तो यानी उनके पास अनुभव है। तो अनुभव है तो हम उनको परिभाषाओं को, उदाहरणों के माध्यम से सूत्र को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमें उनके अनुभव को देखना होगा कि उन्होंने प्रीवियस कक्षा में या पिछली कक्षा में कितनी अनुभव को एकत्रित कर चुके हैं, जिससे वो आने वाले क्लासों में, आने वाली कक्षाओं में अच्छे से किसी चीज़ को समझ सकते हैं, उनमें सूत्र या परिभाषाओं को आसानी से समझ सकते हैं। और समझ करके पढ़ा हुआ चीज़, वो तार्किक चिंतन के द्वारा पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा दिनों तक आपके मन मस्तिष्क में बनाए रखता है। और रटंत विद्या तो शिक्षण पद्धति में अलाउ नहीं किया जाता, यानी उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता। अगला है, गणित में रुचि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गणित में बच्चों की रुचि है नहीं, तो गणित में रुचि क्या करना होगा? गणित की रुचि कैसे बढ़ेगी बच्चों में? गणित की जो रुचि है कैसे हम बढ़ाएंगे? अधिक होमवर्क दे करके? ये तो बिल्कुल गलत है। अधिक होमवर्क दे करके आप उन बच्चों को बर्डन बढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ मेंटल यानी खेलने पर भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को।
यानी जो हेल्थ है उनका खेलना और पढ़ना दोनों इक्वल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क कम दिया जाए तो बेहतर होगा। दंड दंड तो बिल्कुल सही नहीं है। दंड देने से बच्चे गणित के प्रति डर जाएंगे और गणित को सीखने के प्रति पीछे हटने लगेंगे, यानी उनको गणित से डर हो जाएगा, गणित से लगाव हट जाएगा। खेल व गतिविधि या टेस्ट टेस्ट भी जब आप उन्हें पहले समझ विकसित करिए, टेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन खेल व गतिविधि से सिखाइए तो उन्हें गणित में जो रुचि बढ़ाने की प्रक्रिया है वो और अग्रसित हो जाती है और तेज हो जाती है। तो गणित में खेल व गतिविधि से रुचि बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भाषा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणितीय भाषा का उद्देश्य कठिन बनाना, डर बढ़ाना, स्पष्टता लाना या रटन। तो रटन तो हो ही नहीं सकता, डर बढ़ाना कभी नहीं हो सकता, कठिन बनाना, गणित को सरल बनाना चाहिए गतिविधियों के माध्यम से, ना कि कठिन बनाना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है स्पष्टता बढ़ाना, यानी गणित में उनकी स्पष्टता को बढ़ाया जाए तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, उनकी एकदम गणित में जो डर है वो खत्म हो सकता है। गणित शिक्षण में टीएलएम का उपयोग क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम क्या होता है? कमेंट करके आप बताइए, हमारे ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कि टीएलएम, फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम क्या होता है। गणित शिक्षण में टीएलएम का उपयोग क्या होता है? सजावटी के लिए, समय काटना के लिए, अमूर्त से मूर्त को बढ़ाना, मनोरंजन दिलाने के लिए? नहीं, सबसे बेहतर ऑप्शन है इसमें कि अमूर्त को मूर्त बनाना। हम टीएलएम के माध्यम से कोई चीज़ भी दिखा सकते हैं, जैसे हम ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं टीएलएम के माध्यम से। तो टीएलएम जब हम बना करके बच्चों को दिखाएंगे तो उनसे हम क्वेश्चन अगर पुटअप करें कि आप अपने आस पड़ोस में इस ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं उनकी सूची बना करके लाइए, तो बच्चों की रुचि बढ़ेगी और टीएलएम को देख करके उन्हें वो अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे कि हमें त्रिभुज में कैसे कैसे फिगर्स होती हैं, त्रिभुज में कैसे कैसे आकृति होती हैं जिससे हमारे आसपास में देख देख रही होंगी। तो वो आसानी से उन चीज़ों को खोज कर और सूचीबद्ध करके आपके सम्मुख ला सकते हैं। तो अमूर्त को मूर्त बनाने की जो प्रक्रिया होती है गणित शिक्षण में टीएलएम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणित में सीखना सबसे अच्छा होता है अकेले, समूह में, केवल शिक्षक से, परीक्षा से? तो समूह में सीखने से फायदे क्या होते हैं भाई? ग्रुप डिस्कशन, समूह शिक्षण विधि बहुत प्रभावी होता है। जैसे 4-5 बच्चे अगर कहीं बैठ करके आपस में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो नए नए मेथड्स मिल सकते हैं या उनकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 3 बच्चे, 4 बच्चे आपस में मिल कर के कारण है तो नए नए मेथड्स उन्हें मिल सकता है, सीखने की नई नई प्रक्रियाएं मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें गणित शिक्षण में सबसे अच्छा होता है। अगला है, गणित की कक्षा होनी चाहिए, गणित की कक्षा शांत होना चाहिए, संवादात्मक होना चाहिए, डरावनी होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए? एक तरफा मतलब टीचर बात करते जाए, टीचर केवल लेक्चर दे, बच्चे केवल सुने, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बच्चे भी क्वेश्चन पूछ सके तब तो समझ में आएगा ना कि बच्चों ने क्या सीखा और हमने क्या सिखाया। डरावनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डरावनी डरावनी तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। दंड दंड या डरावनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शांत शांत यानी टीचर भी शांत है, सब छात्र भी शांत है, तो कौन सी शिक्षण प्रणाली वहाँ अपनाई जा रही है? नहीं। तो संवादात्मक होनी चाहिए, संवादात्मक होना आवश्यक है। मेन जो ऑप्शन है सही, राइट ऑप्शन है संवादात्मक होनी चाहिए, यानी टीचर से भी बात करें स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स भी टीचर से पूछ सकता है। ऐसे सारी क्वेश्चंस शिक्षक गणित की शिक्षण कक्षा में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में उदाहरण होने चाहिए, गणित शिक्षण में उदाहरण होने चाहिए, गणित शिक्षण में कैसे उदाहरण होने चाहिए? कठिन, वास्तविक जीवन से, केवल पुस्तक के, अमूर्त के? गणित तो हमें सिखाया जाता है कि हम अपने वास्तविक जीवन में उसका क्या उपयोग है। तो उदाहरण शिक्षण की
शिक्षण की प्रक्रिया में उदाहरण बच्चों की वास्तविक जीवन से अगर जुड़ी हुई हो तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। पुस्तकी उदाहरण तो है, लेकिन हम उन पुस्तकी उदाहरणों को ले करके और उनके बच्चों के वास्तविक जीवन से अगर संबंधित कर दें तो बच्चों को वो उदाहरण या आने वाले जो अ, अन्य उदाहरण हैं वो आसानी से उनमें संबंधित करके सीख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो वास्तविक जीवन से होना चाहिए। गणित में अभ्यास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रटंत रटंत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समय भरना, अंक बढ़ाना नहीं, समझ को मजबूत करना अभ्यास का उद्देश्य होना चाहिए। यानी हम किसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहे हैं तो समझ को बढ़ाने का, समझ को मजबूत अगर हम कर लेते हैं, यानी अपनी बेसिक नॉलेज को, बेसिक आधारभूत नॉलेज को, आधारभूत अपनी जो समझ है उसे हम बढ़ा लेते हैं तो हमारे पास जो अभ्यास का उद्देश्य होता है वो परिपूर्ण हो जाता है। यानी हमारे पास समझ आ गया तो हम अगले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होना चाहिए। अगला है लर्निंग थ्योरीज पेडागोजी, जो 21 से 50 क्वेश्चन के बीच होगा। तो हम लोग समझेंगे इसे।